का अपना टॉपिक क्या है? इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट। देखो ये टॉपिक लेने के मेरे दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो पहला तो करंट अफेयर्स में है ही कि वहां पर अभी इलेक्शन हुए, बेंजामिन नेतन्याहू वापस से जीतने के चांसेस उसके है। दूसरी बात ये है कि इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट ऐसा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हम लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है कि यार इजराइल पैलेस्टाइन में आखिर में इशू में चल क्या रहा, और वो कहीं ना कहीं वो है आपस में टू कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट, लेकिन वो एक इंटरनेशनल लेवल पे उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए अपन ने वो टॉपिक उठाए। ठीक है, देखो इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट जो है आज मोस्ट इंट्रैक्टेबल कन्फ्लिक्ट बोला जाता है। मोस्ट इंट्रैक्टेबल यानी मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा तकलीफ है उसमें सोल्यूशन निकालना। मतलब समझ में नहीं आ रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इस साइड से सोल्यूशन निकालना है, इस साइड से डिलेमा में इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद है, तो इसलिए उसको बोलते हैं मोस्ट इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोलते हैं? मोस्ट इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखते हैं अपन पहले इजराइल आया कहां से। इजराइल जो कंट्री है आया कहां से और उसका उद्देश्य क्या था और वो ये इशू हुआ कैसे, अपन पूरा बैकग्राउंड से देखेंगे। देखो अपन अगर 1897 से ले लें, अगर अपन पास से ले ले, तो इजराइल जो कम्युनिटी है ना वो पहले से परसिक्यूशन फेस कर रहा है। परसिक्यूशन यानी होता है कि भाई तुम यहां से निकलो, जैसे कि रोहिंग्यास के साथ में म्यांमार में हुआ था। रोहिंग्यास के साथ में म्यांमार में, आपको मालूम है रोहिंग्यास को म्यांमार से निकाल दिए थे, परसिक्यूशन हुआ था। श्रीलंका में तमिल्स के साथ हुआ था, परसिक्यूशन हुआ था कि तुम यहां से छोड़ो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। अब ये ज्यूस के साथ होना चालू हो गया था, पास से ही हो रहा था। तो उनके फिर 1897 में उनकी आपस में मीटिंग हुई, उनके आपस के लीडर्स की। उन्होंने बोले कि यार अब ये अपने साथ में हो रहा है कि हम जाएंगे तो कहां जाएंगे, फिर हमारा अगर ये टेरिटरी नहीं है, वो टेरिटरी, हमारी टेरिटरी है कौन सी, ये सवाल आ गया। तो बाइबल में उनके जुदाइज्म जिसको बोलते हैं, उनका रिलीजन से रिलेटेड जेरूसलेम जो है उससे रिलेटेड, उनके धर्म से रिलेटेड वो टेरिटरी है ऐसा उसमें, उसके हिसाब से कि भाई वो एंसेस्ट्रल होमलैंड उनका जेरूसलेम है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि यार चलो फिर अपन क्या करते हैं, अभी लॉन्ग टर्म में अपन ये सॉल्यूशन रखते हैं कि अपन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जुदाइज्म के हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए हम लोग शिफ्ट होंगे जेरूसलेम में। फिर इसीलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया 1897 में जायोनिस्ट मूवमेंट, ताकि परसिक्यूशन से बच सके और अपना खुद का होमलैंड स्टैब्लिश कर सके। उसी के लिए उन्होंने वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करी। वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्यूइश जो लोग रहते थे उनको हेल्प करती थी कि तुम जाना कैसे सेटल होना, उसको थोड़ा सा हेल्प करती थी, ऐड करती थी। तो ये लोग क्या करते थे बेसिकली, इसमें ज्यूज लोग जाके वहां पर जमीन खरीदते थे पैलेस्टाइन में, और वहां पर जाके जमीन खरीद के वहां सेटल होते थे। ऐसे कुछ करके रेशो वहां से होना शुरुआत हो गई थी 1897 से। इजराइल मतलब ज्यूज जो 1897 से ज्यूज जो लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन में शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। अब देखो परिस्थिति चेंज हुई 1916 में। 1916 में क्या हो गया, पैलेस्टीन जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। अब वो कंट्रोल में आने का मतलब क्या है, बेसिकली अब मैं आपको बताता हूं। ओटोमन टर्किश एम्पायर आपको मालूम है, ओल्ड ओटोमन एम्पायर जिसको बोलते हैं, उसमें आपस में डिवीजन हो गया था फ्रांस और ब्रिटेन में। ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ था साइक्स-पाइकॉट एग्रीमेंट। उसके हिसाब से क्या हुआ था, जो टेरिटरीज का डिवीजन हुआ था उसमें पैलेस्टीन जो है वो चले गया था ब्रिटेन के कंट्रोल में। ठीक है, अब मतलब पैलेस्टीन का फेट किसके हाथ में है? ब्रिटेन के। फिर उसी के तुरंत बाद क्या हुआ, एक बाल्फर डिक्लेरेशन ब्रिटेन ने पास किया। बाल्फर डिक्लेरेशन के हिसाब से उन्होंने बोला कि यार ज्यूस को एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश करना चाहिए, अपना होमलैंड एक स्टेट रहना चाहिए, वो कब तक कि इधर से उधर भटकेंगे। और दूसरा रीजन ये भी था कि ज्यूस जो है वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, अगर आप देखोगे ना वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो तादाद है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, स्पेशली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में। तो एक उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स भी थी और एक प्रेशर भी था पब्लिक का। उसके हिसाब से बेल्फर डिक्लेरेशन उन्होंने पास किया। बेल्फर डिक्लेरेशन के हिसाब से उन्होंने इजराइल को होमलैंड एक स्टेट अपना खुद का बनाने का, एक इजराइल नाम से ज्यूज को एक होमलैंड स्टेट बनाने का एक अधिकार दे दिया। परिस्थिति चेंज हो गई 1916 के बाद, बताया आपको। उसके बाद और परिस्थिति चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई 1930s में। 1930s में क्या हुआ, जर्मनी में आ गया हिटलर, नाजी का कंट्रोल आ गया।
नाजी का कंट्रोल आ गया और वो ज्यूस के कट्टर दुश्मन थे, वो ज्यूस के कट्टर दुश्मन थे। वो बोलते थे कि हम जो है भाई हम आर्यन ब्लड है, जो जर्मन जो है, हम जो है क्रिश्चियन जर्मन जो है हम आर्यन ब्लड है, और ज्यूस जो है वो भाई हमारे टेरिटरी को बिलोंग नहीं करते, उनको यहां से निकालो। अननेसेसरी आके उन्होंने एनक्रोचमेंट किया कि हिटलर ने अपना पार्टी को, नाजी जो उसकी पार्टी थी उसका कंट्रोल लेने के लिए, पब्लिक का ज्यादा सपोर्ट लेने के लिए उसने ज्यूस के अगेंस्ट में चले गया। अब जैसे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो गई, जानबूझ के मराठी लोगों के फेवर में बोलने के लिए यूपी बिहार नॉर्थ इंडियन लोगों को जबरदस्ती गाली देंगी कि जरूरत नहीं भी है तो क्यों देंगी, ताकि मराठी लोग ऑटोमेटिकली उसके फेवर में आ जाएंगे। देखो ये आपला माणूस, आपला माणूस। वैसे ही साउथ, जब बाळासाहेब ठाकरे जी थे वहां पहले, तो उस टाइम पे जब महाराष्ट्र बना रहे थे 1960 में जब महाराष्ट्र बना रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने साउथ के अगेंस्ट में एक्शन किया था कि साउथ इंडियन नहीं होना हमारे को। ऑटोमेटिकली पूरा महाराष्ट्र इनके फेवर में आके कि बराबर है, क्योंकि साउथ इंडियन आके महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होटल्स वगैरह बहुत चला रहे थे उस टाइम पे, बिजनेस उनका बढ़ गया था, तो ऑटोमेटिकली अपने को सपोर्ट मिल जाता। तो हिटलर ने भी वही स्ट्रेटेजी, एक्चुअली ये सब हिटलर से सीखे हुए, हिटलर ने भी वही स्ट्रेटेजी किया। हिटलर ने क्या किया, ज्यूस को गाली देना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली उसके पार्टी को सपोर्ट मिल गया। फिर उसने बोला कि परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज, परसिक्यूशन के लिए क्या किया, 1941 से 1946 के बीच में होलोकास्ट किया। होलोकास्ट यानी 6 मिलियन ज्यूज, 6 मिलियन यानी 60 लाख, 60 लाख ज्यूज को उन्होंने 5 साल के अंदर मर्डर किया, उनका मारा। ऑलमोस्ट वो पॉपुलेशन थी पूरे यूरोपियन जो ज्यूज थे उसके 2/3 पॉपुलेशन थी, जितना उन्होंने मारा, जितना यूरोप से ज्यूज के जितना पूरे यूरोप में जितना, उसमें 2/3 उन्होंने, हिटलर ने मर्डर करवाया। कितने, 1941 से 1946 के बीच में से, सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था उस टाइम पे, ताकि उसके पार्टी को सपोर्ट मिले और उसको मॉरल बूस्टर मिले, और ताकि और वर्ल्ड वॉर 2 में और फायदा हो, ताकि जोश से लोग लड़े उसके साथ। और दूसरा उसका ये भी लॉजिक था कि ज्यूज जो है वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट में, हमारे सपोर्ट में नहीं है। एक साइकोलॉजी उसकी ये भी थी, क्योंकि यूएसए को भी अपोज में था जर्मनी, और यूएसए में भी ज्यूज का कंट्रोल बहुत था, अभी भी है, था क्या है अभी भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी है। तो अब देखो भाई, पहले तो ज्यूज बोल रहे थे कि हम जाए तो कहां जाए, और ऊपर से 60 मिलियन ज्यूज को, 60 लाख ज्यूज को मार दिया, 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया। अब तो उनका डर और भी बढ़ना वाजिब था। अब उन्होंने बोला जाएगा अपना होमलैंड, कौन सा, जेरूसलेम, पैलेस्टाइन, बोले अब वहीं जाना पड़ेगा। सबने वहां से जाके, पहले तो कुछ लोगों में जाते थे, कुछ लोग जाके सेटल होते थे, अब तो थाउजेंड्स में एक साथ जाने लग गए रेफ्यूजी, थाउजेंड्स में। अरे बाप रे, अरब वाले कंट्री बोले, आजू बाजू वाले कि ये क्या हो गया, बोले भाई पहले एक दो चार आ रहे थे तो समझ में आ रहा था, अब तो हजारों से आ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे अगर ये लोग आ गए तो। ये उनके दिमाग में आना चालू हो गया। फिर उन्होंने हजारों से वो, लेकिन सेटल, अब उनको तो जाना ही था, जर्मनी में रह सकते नहीं, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर। अब उनको लग रहा है एक ही एंसेस्ट्रल होमलैंड है अपना, वो है जेरूसलेम। उन्होंने हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में शिफ्ट होना वहां से शुरू करा, और गए कहा, पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन में जाके शिफ्ट हुए। अब यहां से हो गया नया टर्निंग पॉइंट चालू। अब जो अरब वर्ल्ड जो है, जो पैलेस्टाइन इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, जो अरब वर्ल्ड इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, यहां से शुरू होता। अब वो यहां से आके यहां शिफ्ट हो गए, तो उनको हो गया थ्रेट। जैसे कि मैं आज की परिस्थिति से करूं करना उसको कंपेयर, तो बांग्लादेश रोहिंग्यास का मतलब हो गया। म्यांमार से तो रोहिंग्यास भाग के कहां आ गए, रेफ्यूजी बन के बांग्लादेश में। लेकिन आज बांग्लादेश वाले क्या बोल रहे हैं कि रोहिंग्यास को हटाओ, ये हमारे को, मतलब हमारे हम कहां जाएंगे अगर ये आएंगे। बराबर है, ये परिस्थिति को तुम कंपेयर कर सकते। आज यही परिस्थिति बांग्लादेश और रोहिंग्या में हो गई है। बांग्लादेश बार बार इंडिया को बोल रहा है कि वो रोहिंग्या को हटाने में हमारी हेल्प करो, लाखों से आए हुए, हम उनको कहां सेटल करके, हमारा तो खुद के तो खाने पीने के लाले हैं यहाँ पे, हम उनको कहां रखेंगे, हमारे पास ही तो जमीन कम है। मतलब उन्होंने इसको यहां से थ्रेट कंसिडर करना शुरू कर दिए। किसको, ज्यूस को। ब्रिटिश को बोले अरब्स ने, ये क्या है भाई, इसको समझा बोले भाई ज्यूस को, क्योंकि ब्रिटिश पावरफुल था उस टाइम पे, सुपर पावरफुल नेशन था। ज्यूज ने भी बोले तुम भी समझो इनको, तुमने भी बाल्फोर डिक्लेरेशन किए थे, हमारे को बोले थे होमलैंड तुम्हारे को अधिकार है जेविश स्टेट में करने का। तो ब्रिटिश बढ़ गया चुपचाप। अब ये दोनों बोले, अब पैलेस्टाइन भी बोल रहा है और ज्यूज भी बोल रहे हैं, ये क्या लफड़ा है, ये तो बोल ही नहीं रहा, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ रहे हैं हम लड़ेंगे, ये तो
तो ये एस्केलेट हुआ, 2-3 साल ज्यादा एस्केलेट हुआ, फिर फाइनली ब्रिटिश ने बोला यार अपने बस का काम नहीं है, अपन करते इसको सीधा यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव इसका। इंडिया देख ही रहा था इसके मुंह, इंडिया की भी आजादी का टाइम चालू था उस टाइम पे। देखो मतलब इसके आंग पे इसने क्या किया, सीधा यूएन को दे दिया, जबकि काड़ी इसी ने लगाया था, माचिस किसने लगाया, बाल्फोर डिक्लेरेशन से इसी ने लगाया, और आंग पे तो इसने क्या करा, यूनाइटेड नेशन को दे दिया। इंडिया भी, अब मैं इंडिया को अगर मैं यहां से देखूं साइड बाय साइड इंडिया की भी स्टोरी, तो इंडिया को भी मालूम था यही परिस्थिति इंडिया में आ रही, क्योंकि इंडिया में भी कई स्टेट है जो इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते, पाकिस्तान अलग हो रहा, कश्मीर का इशू, सब एंगल्स चल रहे थे। तो इंडिया को लगा यार इसका मानसिकता कुछ ठीक नहीं दिख रही। इंडिया ने उसको ऑब्जेक्शन लिया कि तुम यूएन को क्यों दिए, पर्सनल मैटर, इंटरनल अफेयर मैटर में यूएन क्यों बोलेगा। तो ये इंडिया ने अपोज किया था यूनाइटेड नेशन का जो मूव, जो ब्रिटिश ने यूनाइटेड नेशन में मुद्दा रखा, ये अपोज किया, क्योंकि यूनाइटेड, और जो अपने को डर था वही कि यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, रिजोल्यूशन पास करा और पैलेस्टाइन को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अरे बोले इंडिया, बोले ये क्या कर रहा है, बोले, और यही था अपने को डर। उसने लिया 2 टुकड़ों में इंडिया, सॉरी 2 टुकड़ों में पैलेस्टाइन को बांट दिया, एक इजराइल और एक पैलेस्टाइन। इजराइल तो हम खुश हो गए, हमारे को तो यही चाहिए था। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यूएन में कंट्रोल किसका है, ब्रिटिश का और यूएसए का, और ज्यूश का कंट्रोल कहां पर है, यूएसए में और ब्रिटेन में। और जैसे यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन पास हुआ, ज्यूश ने बोले हम एक्सेप्ट करते हैं, हम यूएन जो बोलेंगे हम वही करेंगे, हम एक्सेप्ट करते हैं, अब हम इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब यहां से क्या हुआ, अब यहां से अरब और इजराइल का हो गया कॉन्फ्लिक्ट चालू। अरब अरेबियन कंट्रीज ने सभी मिलके, चाहे वो जितने भी कंट्रीज है लोकल कंट्रीज वहां के, उन सब ने इजराइल का अपोज करना शुरुआत कर दी। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार ये कॉन्स्पिरेसी दिख रही कि हमारे को यहां से भगाने की, ताकि उनके रिलीजन का, उनके कल्चर का यहां डोमिनेंस बढ़ जाए। और ये बात सही भी है, अगर कोई कंट्रीज है बीच में कोई नए लोग आकर अपनी कंट्री स्टैब्लिश कर दिए तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोहिंग्या ने अगर कल जाके बोल दिया हम हमारा कंट्री छोटी सी स्टैब्लिश करते हैं, इंडिया मानेगा क्या उसको, बांग्लादेश मानेगा क्या उसको। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया, कल जाके उसने बोला रहा, चलो 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, तुम बोल नहीं रहे, तुम्हारे को शर्म लगी कुछ बोलने की, जान दो चलते रहता, तुम क्या कर रहे हो। कल जाके आया वो और सीधा उसने दिवाली खड़े कर दिया उसके रूम के सामने, तुम्हारे को कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। तुम बोलोगे यार मेरे घर में मैंने रहने दिया था, इसने मेरे घर में कब्जा ही कर लिया। तो यही हुआ उस टाइम पे, वहां पे इस टाइप की सपंडा था उस टाइम पे चल रहा था। तो अब क्या हुआ, अरब्स ने इसको कॉन्स्पिरेसी कंसीडर कर लिया कि भाई इनकी कॉन्स्पिरेसी है हमारे को यहां से भगाने की, हमारे रिलीजन को यहां से मेजोरिटी से माइनॉरिटी में करने की, हमारे रिलीजन को यहां से खत्म करने की। और पहले मुस्लिम लोग डरते थे, उनको तो पहले ही फंडा था, ये जिहाद विहाद का उनको लगता था, तो हमारे को पहले से कटाने के पीछे पड़े, समझ में, कम करने के पीछे पड़े। तो फाइनली क्या हुआ, फिर कुछ सालों के बाद 1948 में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक ने वॉर डिक्लेयर कर दिया इजराइल पे 1948 में। लेकिन उस वॉर में ये चारों कंट्री को इजराइल ने अकेले ने हरा दिया, न्यूली स्टैब्लिश कंट्री ने, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट किसको था, इजराइल। और सबसे पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज थे, आर्म्स एम्युनिशन उस टाइम पर सब, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और वैसे भी वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए थे वो लोग, तो और भी उनके पीछे में सपोर्ट था बहुत ज्यादा, तो उसके सपोर्ट से इजराइल वहां जीत गया। अब इजराइल जीतने की वजह से अब तो भाई एकदम शेरी बन गया हो, फिर उसको लगा एक तो मैं नया आया और मैं जीत गया, सीना चौड़ा हो गया उसका, उसको लगा जो मैं बोलूंगा वही कानून। और ये काबिल तारीफ भी है, तुम कई जगह जा रहे और तुम अपनी बुनियाद स्टैब्लिश कर रहे, तुम अपना झंडा गाड़ रहे, तो मुंह की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इजराइल के पीपल्स का भी प्राउड ऊंचा हो गया अपनी कंट्री को लेके, भाई हम है कुछ, इतने सारे 4 के 4 देश मिलकर हमारा कुछ टेढ़ा नहीं कर पाए, हमारा को कुछ धक्का नहीं लगा पाए। अब जब जीत गया इजराइल, तो इजराइल ने यहां से एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी चालू कर दिया, जैसा कि रशिया ने यूक्रेन को कैप्चर कर लिया, यूक्रेन का कुछ, जैसा रशिया ने क्रीमिया को कैप्चर किया था, जैसे रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन के कुछ पार्ट्स अभी कैप्चर कर लिया, उसको बोलते हैं एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, अपना एरिया को बढ़ाना। इजराइल ने क्या कर दिया फिर, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, मतलब वो थोड़ी सी एरिया में था पहले से, वहां से उसने बोला कि अब अपने को अपना एरिया बढ़ाना पड़ता, जंगल में एक ही शेर रहेगा,
बढ़ाना चालू करा, अब बेचारा बढ़ाएंगे कहा, बाकी तो लोग हर गए थे, पैलेस्टाइन को दबाना चालू करा उसने, पैलेस्टाइन के छाती पे पैर रख के उसने अपनी टेरिटरी बढ़ाई। अब पैलेस्टाइन बोले हम कहाँ जाएंगे, जो लोकल थे उनको रेफ्यूजी कर दिया उसने, अब वो कहाँ जाएंगे, भगा के जो बॉर्डर जो थे कंट्रीज के पैलेस्टाइन के, वहां पर उनको पटक दिया जाएंगे, किसको, पैलेस्टाइनियन के लोकल्स को, मुस्लिम्स को। मतलब जो नेटिव थे वहां के वो रेफ्यूजी बन गए वहां पे, ऐसी परिस्थिति होगी। सिर्फ 4 से 5 साल में सब हुआ। जान तो जलेंगी, बुरा तो लगेगा। तुम्हारे को तुम्हारी घर से कोई मेहमान बना दे तो कैसा लगेगा? हाँ? वैसे पैलेस्टाइन के साथ हुआ था, पैलेस्टाइन कर दिया उसने बॉर्डर। अब यहां से स्टैब्लिश हुआ, दैट लेड टू PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1964 में। क्यों हुआ? रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से, क्योंकि रेफ्यूजी सब बन गए थे वहां के, कई लोकल्स रेफ्यूजी बन गए थे, कई पैलेस्टाइनियन के लोकल्स। अब उनमें क्राइसिस हुई, उनमें फ्रस्ट्रेशन आया, उनको खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, उनको उनकी घर से बेदखल कर दिया, तो वो फ्रस्ट्रेशन से PLO स्टैब्लिश हो गई। अब क्या हुआ, PLO स्टैब्लिश हो गया, कंट्रीज हार चुके हैं, कंट्रीज तो हार गए, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन सभी हार गए उससे। अब इन्होंने बोला कि पीछे से करेंगे, जैसे कि अगर मैं इंडिया से करूं तो पाकिस्तान को इंडिया ने 1965 का वॉर हराया, अगर पहले से देखो 1948-49 में भी हराया उसको, उसके बाद में 1965 में हराया, 1971 में हराया, 1999 में कारगिल हरा दिया। तो फिर उसके बाद में क्या कर दिया था पाकिस्तान ने, पीछे से लड़ाई चालू करा, सामने से कर रहा था क्या, फ्रंट वॉर था क्या कि बैकएंड वॉर था, बैकएंड वॉर चालू कर दिया उसने, टेररिस्ट को सपोर्ट करोगे। तो अब इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाया, इन्होंने बोले कि अब इसका सामने से नहीं, अब इसको अंदर से खोखला करेंगे इजराइल को। तो PLO को सभी कंट्रीज ने सपोर्ट करना चालू कर दिया, इजिप्ट हो गया, तुम्हारा जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, इन्होंने किसको सपोर्ट किया, PLO को, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, और इनको फाइनेंसिंग करना, आर्म्स एम्यूनिशन देना। तो इससे क्या हुआ, इजराइल इरिटेट होना चालू हो गया। इजराइल को पहली न्यूली स्टैब्लिश स्टेट था, उसको लगा यार ये तो मेरे को स्टैब्लिश ही नहीं होने देंगे, तो उसको जान पाने लग गई। तो इजराइल ने फिर क्या करा, एक दिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया, उसने लगा कि और उसको किसी ने खुफिया से, उसके जो एजेंसी थी उससे, उसको मतलब उसके इंटेलिजेंस से ये भी मालूम पड़ा कि दूसरे कंट्रीज उस पर कभी अटैक भी एकदम से कर सकते, इसलिए उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया, मतलब पहले अपने तरफ से उसने पहल कर दिया इजिप्ट पे, जॉर्डन पे और सीरिया पे। 1967 में इसको बोलते हैं 6 डे वॉर, 6 डे वॉर बोल के फेमस है, 6 दिन में ये वॉर खत्म हो गया था। इसके बाद में क्या हुआ फिर, ये जो वॉर हुआ 6 डे वॉर, 6 डे वॉर में भी इजराइल जीत गया। ये हो गए परेशान, ये तो बोले दिन दहाड़े लूट लिया बोले हमारी इज्जत को। हाँ, जब चाहे तब लूट के लेके चल जाता, बोले हमारे को घर लूट डालता, जो कर रहा है कर डालता। फिर उसमें क्या हुआ, लूटा तो ऐसे लूटा बेइज्जती से। देखो गोलन हाइट्स सीरिया से ले लिया, और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से ले लिया, सिनाई पेनिनसुला और तुम्हारा गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से ले लिया। देखो वेस्ट, अब देखो अब ये क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये इश्यू यहाँ पे 1967 वॉर की जो परिस्थिति है ये अभी भी न्यूज में है। अब क्यों है मैं आगे समझेगा, लेकिन 67 वॉर में याद रखना, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे सबसे ज्यादा पैलेस्टीनियन रहते, सेटलर सबसे ज्यादा पैलेस्टीनियन के, होम टू मोस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियंस है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। अब ये किसके कंट्रोल में आ गया है, इजराइल के, और इसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। अभी तो 6 डे वॉर हुआ, इसके रिस्पॉन्स में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अलार्म बज गया, सब कंट्रीज चौंक गए, ये तो अरे वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट रहा। ऑलरेडी सेकंड वर्ल्ड वॉर अभी हुआ था रिसेंटली, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और वापस से 1967 में इतना बड़ा वॉर हो गया इनके बीच में 6 डे वॉर, और उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, बहुत ज्यादा मर्डर्स हुए, बहुत ज्यादा मतलब होम लॉस बहुत लोगों का हुआ। इतना नुकसान होने की वजह से उनको लगा कि यार ये तो बहुत दिक्कत का। फिर यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तैयार हो गया, यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा अगर इतने वॉर हो रहे, तो सबने, इंडिया ने भी आवाज उठाया अगर वॉर। देखो यूनाइटेड नेशन 1945 में 1946 में क्यों स्टैब्लिश किया था कि अगली बार से जैसे फर्स्ट वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली परिस्थिति वापस से ना हो। अगर फिर भी वॉर हो रहा तो फिर उसका यूनाइटेड नेशन का रोल क्या रहेगा भाई, फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर इमीडिएटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया, लैंड फॉर पीस रिजोल्यूशन। लैंड फॉर पीस रिजोल्यूशन की बुनियाद क्या थी,
उसकी बुनियाद ये थी, यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है, जैसे अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है, उसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन वर्क करता। उसके हिसाब उसमें ऐसा दिया था वॉर ना हो, उसके लिए उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन बनाया, अगर कल जाके कोई भी वॉर करके कोई टेरिटरी को गेन करता तो वो लॉफुल गेन नहीं रहेगा, उसको वापस से सामने वाले को देना पड़ेगा। ये क्यों बनाया था उन्होंने ऐसा चार्टर में क्लॉज, ताकि कोई कंट्री टेरिटरी जीतने के लिए, कॉलोनी अपनी बढ़ाने के लिए इंपेरियलिज्म ना बढ़े, इसलिए उन्होंने ऐसा क्लॉज डाल के रखा था। मतलब कोई कंट्री ये ना सोचे कि मैं जीत जाऊंगा और इसको अपने अंडर में लूंगा, उसको भाई वापस करना पड़ेगा। तो लैंड फॉर पीस का जो रिजोल्यूशन था उसके अंदर ये बोला था कि भाई इजराइल ने जो भी लैंड ऑक्यूपाई किया उसको वापस करना चाहिए रिस्पेक्टिव कंट्रीज को, और ये यहां पर कंफ्लिक्ट खत्म करना चाहिए। अब तुम्हारे को लगता है कि इजराइल इतना आसानी से मानेगा? इतनी मुश्किल से जो चीज जीता है इतना आसानी से कोई दे देगा क्या? नहीं देगा। उसने बोला कि नहीं, नो। ये तो बोले अजीब बात होगी, वेस्टर्न कंट्रीज बोले तो हमारी बिल्ली हमारे को म्याऊं म्याऊं कर रही, बोले तो। अब इजराइल ने नहीं बोला तो अरब कंट्रीज को अब और जान पे आ गई और गुस्सा आ गया, उन्होंने बोले सब मिलकर अटैक करो, बोले अब उस पर देख लेंगे, बोले डू और डाई, कर दिया अटैक। अब यहां पर इनकी विल पावर इतनी थी अरब कंट्रीज की, इजराइल का था। देखो ओवर कॉन्फिडेंस पे कभी इंसान ने रहना नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस पे रहेगा तो ऐसे होता। इजराइल आ गया था ओवर कॉन्फिडेंस में। इजराइल का काम क्या था, उसने अपना वजूद बना दिया। एक तो तू दूसरे इधर जाके रह रहा तो तेरे को तो अच्छे से, अरे तुम कहीं अगर तुमने जाके घर कोई दूसरे एरिया में लिए, तुम कोई दूसरे शहर में जाके रह रहे तो तुम वहां का संबंध बढ़ाओगे क्या बिगाड़ोगे? बढ़ाओगे। नहीं तो तुम्हारे को लात मार के निकाल देंगे वहां से, नहीं तुमको जीने देंगे क्या? तुम कोई मोहल्ले में भी जाके नए स्टेब्लिश हो जाओ, जाके तुम नए मोहल्ले में घर लो बाहर हो, तो तुम सोचोगे कि मेरे घर पे बोलेंगे अपने को संबंध बढ़ाना पड़ता सबसे, चाय पानी नाश्ते को बुलाओगे, जो भी करना है करोगे, और आप रिलेशन अच्छे करोगे, कॉर्डियल रिलेशन करोगे, क्योंकि तुम्हारे को रहना है, हेल्प लग सकती, कुछ भी हो सकता। बट इजराइल ने उल्टा ही कर दिया है सब। इजराइल तो जो है सबको, जितने घर है सबको लेके सब अपने पास ही ले रहा था सब। उसका एपेटाइट शांत नहीं रही थी, उसकी भूख बढ़ रही थी, उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी, उसको और चाहिए कर रहा था। तो भाई इजराइल ने मना कर दिया। अब यहां पर थोड़े वेस्टर्न कंट्रीज ने भी फिर सपोर्ट थोड़ा सा खींच लिया पीछे, इसीलिए अरब कंट्रीज भारी पड़ गए इजराइल पे। उसको हो गया सेटबैक, क्योंकि अरब कंट्रीज ने भी बोला था कि वर्ल्ड की ऑयल पे डिपेंडेंट सबसे ज्यादा कहां पे, बोले 70% हमारे ऊपर। बोले अगर हमारे साथ में बोले कोई कंट्री ऐसी करेंगी तो बोले हम उसको इंपोर्ट ऑयल एक्सपोर्ट करना कम कर देंगे। तो वही वेस्टर्न कंट्रीज को लगा अगर इन्होंने ऐसा करे तो दिक्कत हो जाएगी एकदम से, क्योंकि ऑयल का वहां पर सबसे ज्यादा स्टोरेज है। तो वो यहाँ पे इजराइल ने बोला कि भाई मैं सेटलमेंट नहीं करूंगा, बराबर है। इजराइल ने बोला मैं वापस नहीं दूंगा। तो अरब कंट्रीज फिर भिड़ गए इजराइल पे। अब अरब कंट्रीज इजराइल पे भिड़ गए, और मैंने बताया जैसा ऑयल का सबसे ज्यादा स्टोरेज कहां पर है, अरब कंट्रीज में। इसलिए भाई इन्होंने धमकी भी दे दी है कि अगर ऐसा होगा तो जो कंट्रीज ऐसा गलत करेंगे हमारे साथ में, जो उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको एक्सपोर्ट करना ऑयल कम कर देंगे। दूसरी बात है कि इजराइल को यूएस कंट्रीज भी बोलते ज्यादा हो रहा है, अभी यूनाइटेड नेशन पे भी उंगली उठ रही, भाई तू अभी थोड़ा शांत हो जा, तूने तेरा एरिया ले लिया ठीक है, अब तो तू तो मान ही नहीं रहा, तो सबको लेने को करा, पूरा अरब को ही अपना बनाने की कोशिश कर रहा तू। तो लेकिन फिर भी इजराइल ने मना कर दिया, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने थोड़ा सपोर्ट वो वॉर के पीछे से हटा दिए थे। तो वो वॉर में इजराइल ने सेटबैक सफर किया, मतलब इजराइल का नुकसान हुआ। उसमें इजराइल का नुकसान हुआ तो फाइनली इजिप्ट और इजराइल के बीच में सेटलमेंट हुई। इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस ट्रीटी हुई, सेटलमेंट हुई, पीस ट्रीटी हो गई। उसके हिसाब से सिनाई पेनिनसुला जो है, जो उसने 1967 वॉर के टाइम पे, 6 डे वॉर के टाइम पे लिया था इजिप्ट से, उसने बोला कि मैं वापस करने को रेडी हूं, और उसने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया 1982 में। फिर इजराइल ने बोला कि इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा, मैं तो तेरे को दे दे रहा। इजिप्ट ने बोला चल मैं तेरे को रिकॉग्नाइज कर लेता एज ए नेशन, बोल के जी ले तेरी जिंदगी। इजिप्ट ने बोला मैं तेरे को, क्योंकि वो तो वही बोल रहा था मेरे को रिकॉग्नाइज करो नेशन, कोई कर नहीं रहा था ना उसको, देश बोल के कोई कर रहा था कि स्वीकार उसको नहीं कर रहा था। तो इजिप्ट ने क्या बोला, मैं तेरे को नेशन बोल के रिकॉग्नाइज करता, और इजिप्ट बन गया वहां पर पहली कंट्री वर्ल्ड की जिसने, सॉरी पहली अरब कंट्री है जिसने इजराइल को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया। अब यहां से बाकी कंट्रीज को उसने इजिप्ट को तो खुश कर दिया, इजिप्ट को तो अपने रास्ते से हटा दिया, इजिप्ट पावरफुल कंट्री थी। देखो इजराइल भी होशियार था, उसने सिर्फ इजिप्ट को ही हटाया, लेकिन बाकी तो लोग आज भी नाराज हैं। सीरिया, जॉर्डन, सीरिया से कॉलोनाइज किया था, कहां दिया उसने? गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक कहां दिया वापस उसने? अभी तक के नहीं दिया।
तो ये नाराजगी थी, तो वो बोले अब फिर एक नई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एस्टेब्लिश करे, हमास, जो बहुत ज्यादा अभी भी न्यूज में रहती। 1987 में एक हमास बोल के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया। हमास को सपोर्ट किया और कर रहा है आज भी ईरान और सीरिया। हमास का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई पैलेस्टाइन को आजाद करना जिहाद से, मतलब टेररिज्म जब बोल सकते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज करके, मतलब डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री नहीं, कंट्री टू कंट्री जब टेररिस्ट एक्टिविटीज करके, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज करके अपने को पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट करना है, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। जिहाद का यूज करके, जैसे आईएसआईएस वगैरह सब जिहाद करते ना, अलकायदा, आईएसआईएस, वैसा हमास ने वहां किया पैलेस्टाइन, इजराइल के खिलाफ। अब यहां से चालू हुए अपराइजिंग्स यानी इंतिफादा। उन्होंने, हमास ने उसको नाम दिया इंतिफादा करना है, बराबर। अपराइजिंग जिसको बोलते राइट्स, रिबेल्स करना, बराबर है, बगावत करना। ये हो गया सिलसिला चालू किसके, इंतिफादा किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। अब पहला हुआ था 1987 में, पहला हुआ था जब हमास 1987 में कंस्टिट्यूट, तभी उन्होंने पहला इंतिफादा कर दिया। और उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा राइट्स हो गए। इजराइल और पैलेस्टीनियन के जो बॉर्डर जहां पर सिचुएटेड थे, रेफ्यूजी कैंप, वेस्ट बैंक, वहां पर बहुत ज्यादा जो है राइट्स हो गए, दंगे हो गए। उसमें पहले इजराइल के लोकल्स भी बहुत ज्यादा लोग मारे गए और वेस्ट बैंक के जो लोग मारे गए। अब वो कंट्री टू कंट्री नहीं था, आपस में एक्सट्रीमिस्ट का वो यूज करके वहां पर अंदर जो कंट्री के बीच में वो दंगे फसाद कर रहे थे, डिस्टेबलाइज करने के लिए इजराइल को। इतना हुआ कि इजराइल के काफी लोग मारे गए और वेस्ट बैंक में भी पैलेस्टीन के भी लोग मारे गए आपस में लड़ के, लेकिन इजराइल के भी बहुत लोग मारे गए। इसलिए इजराइल थोड़ा यहाँ से डिप्रेस हो गया। इजराइल ने डिप्रेस होकर उसने बोला कि भाई अपन एक पीस कर लेते, एक पीस एग्रीमेंट कर लेते। इसलिए इसको यहां से हुआ ऑस्लो पीस एकॉर्ड। ऑस्लो पीस एकॉर्ड किसने किया, लेकिन मतलब इजराइल में और मतलब हमारे पीएलओ में किया, पैलेस्टाइन लिबरेशन, क्योंकि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेन थी ना, वो तो कभी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे क्या ये लोग, नहीं, वो अपना नीचे अपन थोड़ी ना करेंगे। उन्होंने किससे बात किया, पीएलओ से, जो उन्होंने मेन ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। उन्होंने बोला कि भाई हमारे को करना है सेटलमेंट, और रशिया और यूएसए ने भी बोला बीच में कि भाई सेटलमेंट करो, वॉर को मत बढ़ाओ, बहुत नुकसान हो रहा और सिविलियंस भी मर रहे हैं उसमें। तो ऑस्लो पीस एकॉर्ड हुआ, ठीक है, रशिया और यूएस के मीडिएशन से। ऑस्लो पीस एकॉर्ड में क्या हुआ, ऑस्लो पीस एकॉर्ड में 2 स्टेट सॉल्यूशन डिसाइड हो गया। अब यहां आ गया वापस से टर्निंग पॉइंट। 2 स्टेट सॉल्यूशन कहां से, ऑस्लो पीस एकॉर्ड से। 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी इजराइल और पैलेस्टाइन 2 कंट्री रहेंगे। पहले कैसा था कि पैलेस्टाइन अपनी बुनियाद के लिए लड़ रहा था, पूरा हमारे एरिया में इसने ले लिया तो इसको, इजराइल को हटाओ हम पूरा ले लेंगे, और इजराइल बोलता था पैलेस्टाइन को हटा दो हम पूरा इजराइल लेंगे। लेकिन इसने ऑस्लो पीस एकॉर्ड में कहा आप लड़ो मत आपस में, एक तरफ इजराइल रहेगा और एक तरफ पैलेस्टाइन रहेगा, बराबर है। और इजराइल ने यह भी बोला कि जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, उसको मैं इंडिपेंडेंट कर दूंगा, मतलब उनको मैं आजाद कर दूंगा जो मैंने ऑक्यूपाई किया। मैंने बताया ना ऑक्यूपाइड टेरिटरीज 6 डे वॉर के टाइम पे कि इंपॉर्टेंट रहेगा ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, अभी भी न्यूज में, क्योंकि अभी भी हुआ नहीं है, उसने कमिटमेंट पे पूरी नहीं किया। तो उसने क्या बोला था, ऑस्लो पीस एकॉर्ड में जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है उसको मैं इंडिपेंडेंट कर दूंगा। अब इतनी सेटलमेंट हो गई, उसने कुछ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को इंडिपेंडेंट किया नहीं, तो वापस से राइट्स होना चालू हो गए, वापस से वही बातें आ गई कि इसने कुछ किया नहीं। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में जो पैलेस्टीनियन के लोग रहे थे वो लोग वापस से बगावत चालू कर दिए, उसको बोलते हैं सेकंड इंतिफादा। सेकंड इंतिफादा यानी सेकंड मतलब सेकंड अपराइजिंग, राइट्स, दूसरी बार वापस से राइट्स हो गए। 2000 से 2005 के बीच में चले, उसमें भी इतने सीवियर हो गए वो राइट्स, इतने ज्यादा दंगे बढ़ गए, उसमें भी इजरायली के लोकल लोग बहुत ज्यादा मारे गए और वापस से पैलेस्टीन के लोग मारे गए, मतलब आपस में लड़ के मर रहे थे। तो उसमें क्या किया फिर इजराइल ने, मालूम है क्या, एक बैरियर बना दिया वेस्ट बैंक पे, बीच में दीवार तैयार कर दिया, एक फेंसिंग वगैरह जैसा कर लिया उसने वेस्ट बैंक के बीच में से। इस टाइम पे इनके सेटलमेंट, इस टाइम पे हमारे, इधर हमारे सेटलमेंट, इधर उनके, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि भाई मैंने वेस्ट बैंक को छोड़ दिया उनके। मतलब कुछ सेपरेट इजराइल और पैलेस्टाइन के सेटलमेंट को करने के लिए उसने वेस्ट बैंक बैरियर एक स्टैब्लिश कर दिया। अब देखो फिर भाई हमास आया बीच में, मैंने तो पहले ही बोला था, बोले कि इजराइल सुधरने वाली चीज नहीं है, पीएलओ ने तो फालतू ऑस्लो पीस एकॉर्ड कर लिया, बोले उसके साथ में क्या क्या जरूरत थी बोले करने की, 2 स्टेट सॉल्यूशन माना गया, बोले आज 2 बार इंतिफादा हो गया, बोले 2 बार राइट्स हो गए, बट एक्चुअली राइट्स करा रहा था हमास ही बीच में से, पीछे से हमास ही करा रहा था।
वो अब डायरेक्ट नहीं लड़ रहा था, हमास एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्टेबलाइज करने के लिए खड़ी रहा था। और वैसे ये भी बात सच है, इसराइल मान नहीं रहा था। अगर इसराइल गाजा स्ट्रिप अगर अपनी कमिटमेंट पे मान लेता था, ऑस्लो पीस अकॉर्ड की कमिटमेंट क्या थी कि भाई तू गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को इंडिपेंडेंट कर देना, पर तू उसने किया क्या? नहीं किया। इसलिए हमास को भी एक बात मिल गई बोलने की, नहीं हुआ बोले, इसलिए हम मानते नहीं बोले टू स्टेट सोल्यूशन को। हमास ने क्या बोला, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, हम मानेंगे नहीं बोले टू स्टेट। हाँ, ये पूरा एरिया पैलेस्टीन का, ये पूरा एरिया पैलेस्टाइन को ही मिलना चाहिए, हमास ने बोला। और वैसे एक और ग्रुप था, पैलेस्टाइन के दोनों ग्रुप थे, एक था हमास और दूसरा था फतह। फतह जो ग्रुप था, फतह बोलता कि भाई हम टू स्टेट सॉल्यूशन को मानते हैं, हमास बोलता हम नहीं मानते। दोनों एक ही एरिया के हैं, दोनों की डिमांड वो पैलेस्टाइन के फेवर में, लेकिन दोनों के एजेंडा थोड़े अलग है। हमास बोलता हम टू स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानेंगे और फतह बोलता हम मानेंगे। हमास कंट्रोल करता गाजा स्ट्रिप को और फतह कंट्रोल करता वेस्ट बैंक को। लेकिन 2011 में क्या हुआ, अभी रिसेंटली हमास और फतह खुद साथ में बढ़ गए, उन्होंने रिकॉन्सिल किया और उन्होंने बोला कि हम आपस में लड़के फायदा नहीं, इसका इजराइल फायदा ले रहा बोले, हम आपस में डिसाइड करते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को अपने को इंडिपेंडेंट करना है। बराबर है इजराइल से, क्योंकि इजराइल बोले हमारा फायदा ले रहा बोले, आपस में हम लड़ रहे, तो उनने कोई डिस्प्यूट नहीं, कुछ नहीं, लीन का डिस्प्यूट, फालतू बस क्यों लड़ रहा है कि ये बोलता है कि हम टू स्टेट को मानेंगे, हम बोलते हैं हम नहीं मानेंगे। यूएस का अगर रोल डाले इसमें, यूएस क्या बोलता है, मैं मेडिएटर हूं इजराइल और पैलेस्टाइन में। यूएस बोलता, आज भी बोलता मैं मेडिएटर हूं, लेकिन पैलेस्टाइन बोलता ये गलत बात है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो ओआईसी, वो भी बोलते हैं कि नहीं, यूएस भेदभाव करता इजराइल और पैलेस्टाइन में, यूएस भेदभाव करता, यूएस पार्शियलिटी करता, यूएस इजराइल को सपोर्ट करता, क्योंकि आज भी इजराइल के गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के इलीगल सेटलमेंट है। लीगल सेटलमेंट है, इलीगल है वो। 1967 वॉर के टाइम पे उसने कैप्चर किया है। यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन ने भी बोला है कि उसको तू छोड़, बोल के बोला। यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन पास हुआ था कि बोला था, मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशन ने बोला कि तुम अनलॉफुल गेम्स को रख नहीं सकते, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर भी उसने छोड़ा गया अभी तक के, सिर्फ इजिप्ट का दे दिया, बाकी इसका दिया गया अभी तक के नहीं दिया। ऑस्लो पीस एकॉर्ड जो साइन हुआ, उसको भी उसने टर्म्स को माना गया, उसमें भी लिखा था उसने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को छोड़ूंगा, पर छोड़ा उसने भी तक के नहीं छोड़ा। मतलब वो इलीगल सेटलमेंट है उसकी पूरी, और उसने बैरियर भी डाल दिया, वेस्ट बैंक बैरियर, मतलब सब इलीगल तरीके से उसने एनक्रोचमेंट करके रखा है। फिर भी यूएसए उसको कुछ बोलता क्या? नहीं बोलता। इनफैक्ट उसके खिलाफ कई बार मूव पास किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन किया है कि उसको इलीगल सेटलमेंट को इलीगली रहने दो और उसके ऊपर वेटो करो, उसके ऊपर एक्शन लो। तो यूएसए ने उसको वेटो कर दिया है, मतलब उसके ऊपर एक्शन करो बोल के रिजोल्यूशन पास किया है, तो उसको वेटो किसने कर दिया? यूएसए ने। तो उसने क्या करा? यूएस क्या कर रहा था? वेटो कर रहा, तो मतलब यूएस भेदभाव कर रहा, यूएस न्यूट्रल नहीं है। और यूएस का तो मैंने पहले ही बताया डबल स्टैंडर्ड खेलता हूं, जहां से फायदा रहा वहां पलट जाता। कुछ भरोसे का केस है क्या उसका? कुछ भरोसे का आदमी नहीं है वो। तुम उसके भरोसे पे लड़ाई में कूद नहीं सकते, ये बात समझ लो। आज यूक्रेन उसके भरोसे पे कूदा तो बर्बाद हो गया यूक्रेन पूरा। आज आया क्या यूएस टाइम पे? पीठ दिखा के चले गया। और वही रशिया रहता था ना यूक्रेन के साथ में, तो साथ में खड़ा रहता था उसके। ये है यूएस, तो उसने इसके ऐसा ही करा उसने पैलेस्टाइन के साथ में, न्यूट्रल बोल के न्यूट्रल नहीं है। इसराइल को क्यों ज्यादा फेवर करता है यूएसए? क्योंकि इसराइल की लॉबी है सबसे ज्यादा वहां पे यूएसए में। इनफैक्ट आज इसराइल को वो हर साल $3 बिलियन फॉरेन एड भी देता, उसको हर साल $3 बिलियन देता इसराइल को। इसराइल के लिए एक अलग से कमिटी है उसके यहाँ, सिर्फ इसराइल के फॉरेन अफेयर्स हैंडल करने के लिए। सिर्फ इसराइल में कोई दिक्कत है क्या अगर संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इसराइल के जो ज्यूज है बहुत ज्यादा उनके पार्लियामेंट में, उनके कांग्रेस जिसको बोलते हैं, जैसे अपनी पार्लियामेंट का कांग्रेस है, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्टेड मेंबर्स है वहां पर, पॉलिटिक्स में भी और इनफैक्ट टाटा है, ज्यूज जितने इसराइल में ज्यूज नहीं रहते उतने यूएसए में रहते, उससे भी ज्यादा यूएसए में रहते। जितने पूरे इसराइल में ज्यूज नहीं रहते ना, उससे ज्यादा यूएसए में रहते। जैसा हम बोलते हैं पाकिस्तान में जितने मुस्लिम ने उससे कहीं ज्यादा इंडिया में है, वैसा किस्सा है। इसलिए यूएसए हमेशा यूज के फेवर में रहेगा, स्ट्रॉन्ग लॉबी है। और जो लीडर है कभी ज्यूज के अगेंस्ट में जाएगा क्या? जाएगा तो हर जाएगा इलेक्शन, क्योंकि ज्यूज का फेवर नहीं मिलेगा उसको, ज्यूज का सपोर्ट नहीं मिलेगा। समझ में? इसीलिए यूएसए हमेशा इसराइल के फेवर में रहेगा। आज इसी के वजह से आज इसराइल ने, और उसका दूसरी पार्शियलिटी करने का एक एग्जांपल और बताओ, आज भी पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशन का मेंबर घोषित नहीं किया, जबकि इसराइल यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। इसराइल यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, जो पैलेस्टाइन प्रॉपर कंट्री थी वहां की, अरब कंट्री, और उसको अभी तक मेंबर नहीं बनाया तुमने यूनाइटेड नेशन का। क्यों नहीं बनाया? यूएसए ने वेटो किया कि भाई इसको मेंबर बनाओ। इसलिए आज उसका स्टेटस क्या है?
नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस। फुल मेंबर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यूएसए ने वेटो किया है, उसको ब्लॉक किया है। मतलब वेटो यानी ब्लॉक किया है, मतलब जब भी पैलेस्टाइन बोलता है कि मेरे को मेंबर बनना है तो उसको यूएसए ब्लॉक कर देता उसका मूव। मतलब ये गलत है, इजराइल को बनाया और तुमने पैलेस्टाइन को नहीं बनाया, गलत है या नहीं है? ये 100% गलत है। जो कंट्री यार प्रॉपर वहां की है तुमने उसको मेंबर नहीं बनाया, उसको लावारिस बना दिया तुमने। जो कंट्री वहां की लोकल है, जो कंट्री की टेरिटरी है, जो कंट्री रिलीजियस तरीके से वहां से जुड़ी है, जो कंट्री पहले से वहां से जुड़ी है, उसको तुमने अब तक यूनाइटेड नेशन मेंबर का स्टेटस नहीं दिया। जो कंट्री प्रॉपर थी, जो कंट्री को तबाह कर दिया, जो कंट्री नहीं आ गई, तुमने उसको दे दिया, गलत है। मतलब ये पार्शियलिटी है। मतलब ये इजराइल का हाथ है, इजराइल ने यूएसए को प्रेशर किया कि तू इसको मेंबर मत बनने देना, क्योंकि अगर ये मेंबर बनेगा तो मेरा दावा कमजोर होता वहां पे। बराबर है, इजराइल का दावा कमजोर होता ना, दूसरी कंट्री अगर मतलब पैलेस्टाइन को सपोर्ट मिल गया तो ऐसा है। अब अगर मैं इजराइल का बताऊं, थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स पे अगर मैं डिस्कस करूं, जो यूएसए में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुए हैं ना, मैं जॉय बाइडेन की तो पॉलिसी 100% क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ट्रंप और ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करता। जब ओबामा थे, बराक ओबामा, तो वो थोड़े न्यूट्रल थे, कोई डाउट नहीं है उसमें। बराक ओबामा जो थे वो न्यूट्रल थे। उन्होंने सीधा बोला था इजराइल को ये इलीगल सेटलमेंट है, तू इसको हटा। इजरायली सेटलमेंट को उसने इलीगल बोला था बराक ओबामा ने, उनको बोला था इसको हटाना चाहिए वहां से। उन्होंने स्टैंड क्लियर लिए थे और कहीं ना कहीं वो पैलेस्टाइन को मेंबर बनाने के यूनाइटेड नेशन के उसके भी फेवर में थे। मतलब जो सच है उन्होंने उसका साथ दिया, ठीक है। और ईरान न्यूक्लियर जो डील है 2015 में हुई थी, वो भी किसके अंडर में हुई थी साइन? बराक ओबामा के। यूएसए और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में, मालूम है? तो वो किसके वजह से हुई थी? बराक ओबामा की वजह से। ये सब चीज को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किसने किया था? इजराइल ने। अगर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे ज्यादा कोई क्रिटिकल है, कोई सबसे ज्यादा किसी ने क्रिटिसाइज किया कोई कंट्री ने, तो वो किया है इजराइल ने। क्यों? इजराइल क्या सोच रहा था कि भाई ये हमारे फेवर में नहीं है, ये उनका साथ दे रहा। अब ईरान से न्यूक्लियर डील किया तो भाई इजराइल को क्या एतराज है? क्योंकि पैलेस्टाइन को सपोर्ट कौन करता है? ईरान और अगर यूएसए में डील होगी मतलब उनमें कॉम्प्रोमाइज हो गया, पीस हो गई। ईरान को यूएसए तकलीफ नहीं देगा, यूएसए को ईरान तकलीफ नहीं देगा, उसका मतलब ये हो गया न्यूक्लियर डील हो गई, सेटलमेंट हो गई। और इजराइल को ये चाहिए था क्या? यूएसए और ईरान में हो ना हो। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ईरान किसको सपोर्ट करता? पैलेस्टाइन को, हमास को। मैंने बताया ना, हमास को सपोर्ट करता, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आज भी सपोर्ट करता वो, इसलिए। लेकिन बराक ओबामा सही था, बराक ओबामा के इसमें सब सही डिसीजन हुए। ईरान न्यूक्लियर डील भी हुई थी 2015 की, उसने पैलेस्टाइन को मेंबर बनाने के लिए भी स्टैंड लिया था। उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला था कि भाई इलीगल ऑक्यूपेशन जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे जितने भी इजराइल के, वो हटाना चाहिए, विड्रॉ होना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को किसने क्रिटिसाइज किया था? इजराइल। क्योंकि उसको मालूम था ये अपने फेवर का नहीं है, इम्पार्शियल आदमी, न्यूट्रल आदमी, ईमानदारी से डिसीजन ले रहे हैं। फिर आ गया डोनाल्ड ट्रंप ने तो उल्टा ही कर दिया सब। ईरान न्यूक्लियर डील भी छोड़ दिया, इजराइल को 100% सपोर्ट कर दिया वहां पे, और जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको लीगल ऑक्यूपेशन घोषित करो, ये भी बोल दिया एक बार उसने। मतलब ये इलीगल है नहीं बोले, बराबर है, उसको रहने दो। मतलब सब उल्टे सीधे डिसीजन ले लिया उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। किसके फेवर में लिया उसने डिसीजन? पूरे इजराइल के। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को कई एनालिस्ट ऐसा भी बोलते कि ऐसा देखा गया, उसको ऑब्जर्व किया गया कि वो एक थोड़ा रिलीजियसली बायस है, वो मुस्लिम लोग के अगेंस्ट में रहा है हमेशा। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो थोड़ा रिलीजियस बायस है, वो हमेशा मुस्लिम लोग के अगेंस्ट में रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा बायस डिसीजन लेते थे, ऐसा बोला हुआ है। अब देखो परिस्थिति क्या है। अब बात ये आती कि पैलेस्टीन को क्या चाहिए और इजराइल को क्या चाहिए अभी करंट सिचुएशन में। पैलेस्टाइन बोलता प्री 1967 की जो बॉर्डर सिचुएशन है वो चाहिए मेरे को। पैलेस्टाइन बोलता प्री 1967 की सिचुएशन। प्री 1967 मतलब जो 6 डे वॉर हुआ था, जिसमें ऑक्यूपाई किया था उसने, गोलन हाइट्स ऑक्यूपाई किया था, गाजा स्ट्रिप ऑक्यूपाई किया था, वेस्ट बैंक ऑक्यूपाई किया था, सिनाई पेनिनसुला ऑक्यूपाई किया था। ये जो परिस्थिति थी, इसके पहले की जो परिस्थिति है वो हमारे को चाहिए। सही बात है, क्योंकि उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी बोला है कि तू वापस दे दे सबका। यूनाइटेड नेशन ने भी सपोर्ट किया था उस चीज को, गलत बात भी नहीं है ये। वो बोलता मेरे को वो पोजीशन चाहिए, और इस जेरूसलम को मेरे को कैपिटल चाहिए। इस जेरूसलम को मेरे को मेरा कैपिटल चाहिए। पैलेस्टाइन बोलता ईस्ट जेरूसलम को क्या चाहिए?
मतलब देखो प्री 1967 की मेरे को सिचुएशन चाहिए जो बॉर्डर्स पहले थे, और दूसरी बात है ईस्ट जेरूसलम को मेरे को कैपिटल मेरा चाहिए पैलेस्टाइन में, ईस्ट जेरूसलम, ठीक है। और अब इधर से इजराइल क्या बोलता, इजराइल कुछ प्री 1967 की भली वो हाँ करता, बट वो लाता क्या सिचुएशन वो पहले वाली नहीं लाता। इतना यूनाइटेड नेशन ने करने के बाद में, ऑस्लो पीस अकॉर्ड होने के बाद में भी उसने किया क्या, नहीं किया, तो वो उसका कोई इंटेंशन है नहीं। दूसरी बात वो बोलता कि जेरूसलम पे मेरे को मेरा पूरी सॉवरेनिटी चाहिए, ये बोलता पैलेस्टाइन को ईस्ट जेरूसलम मेरा कैपिटल चाहिए, और इजराइल बोलता जेरूसलम मेरे को मेरा पूरा कंट्रोल जेरूसलम पे पूरा कंट्रोल चाहिए, मेरे को मेरा पूरा कंट्रोल जेरूसलम पे चाहिए, मैं ईस्ट वेस्ट में डिवाइड नहीं कर सकता उसको। अब देखो बात ये कि जेरूसलम को ये क्यों बोलता कि मेरे को जेरूसलम चाहिए, वो बोलता मेरे को जेरूसलम चाहिए। ऐसा जेरूसलम में क्या है भाई, जेरूसलम का क्या इंपॉर्टेंस है कि चाहिए, जेरूसलम इज द होली सिटी फॉर बोथ ज्यूज एंड मुस्लिम रिलीजन, मतलब ज्यूज के लिए भी और इस्लाम के लिए भी, दोनों के लिए वो होली सिटी यानी मतलब धार्मिक सिटी है, धार्मिक स्थल है, बराबर है। और ये सिचुएटेड कहां पे, अगर आप देखोगे जेरूसलम कहां पे सिचुएटेड है, इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में। इजराइल जो अभी करंट में इजराइल जहां है और वेस्ट बैंक है उसके बीच की जो एरिया है वो है जेरूसलम। बात करते हैं सोल्यूशन क्या रहना चाहिए इसके ऊपर। देखो एक्चुअली इसका सोल्यूशन अब टू स्टेट सोल्यूशन ही है, ये रियलिटी है जो ऑस्लो पीस अकॉर्ड में हुआ था ना, टू स्टेट, वन स्टेट सोल्यूशन नहीं हो सकता। टू स्टेट सोल्यूशन यानी इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों एग्जिस्ट करेंगे, वन स्टेट यानी एक तो पैलेस्टाइन एक तो इजराइल। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति है कि एक तो ये होने वाली चीज नहीं है, ना पैलेस्टाइन एक अकेला रह सकता ना इजराइल। अभी वो परिस्थिति ऐसी हो गई, अब दोनों को भी रहना पड़ेगा वहां पे। अब पहले क्या था, कौन बाद में आया, कौन कैसे आया, वो सब छोड़ दो। अब एक्चुअल में परिस्थिति जो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इजराइल को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पैलेस्टाइन वहीं रहेंगे, पैलेस्टाइन को भी देना पड़ेगा टेरिटरी, और पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इजराइल वहां आके सिचुएट हो गए, बराबर। दूसरी चीज है कि इंटरनेशनल लेवल पे अपन क्या करते हैं कि कंफ्लिक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिकॉग्नाइज किया है कि भाई ये कंफ्लिक्ट जो है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का कंफ्लिक्ट है, बट ये इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का कंफ्लिक्ट नहीं है, ये इजराइल और पूरे अरब कंट्रीज के बीच का कंफ्लिक्ट है। इसके लिए इसमें ईरान भी इन्वॉल्व है, सीरिया भी इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल लेवल पे यूएस भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है, समझ में। ऐसा बोलते हैं कि जो पैलेस्टाइन है उसको रशिया सपोर्ट करता, इजराइल है इसलिए इजराइल को सपोर्ट करता यूएसए, समझ में आया। तो इसलिए ये एक अरब कंट्रीज का पूरा स्टेक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, सब लोग वन साइड में और इजराइल एक साइड में, क्योंकि ये सीधा धर्म की लड़ाई है उनके आपस की, उनके टेरिटोरियल पावर की लड़ाई है, समझ में आया। इसीलिए इसको क्या देखना चाहिए, इजराइल वर्सेस अरब का कॉन्फ्लिक्ट, ताकि प्रॉपर सेटलमेंट रिकॉन्सिलिएशन हो सके उसमें। यही दो सॉल्यूशन है उसमें। और तीसरा अगर बोले तो यूनाइटेड नेशन को उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि ये मैटर अब सॉल्व नहीं हो सकता उसके बिना। यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व होकर आपस में उनके दोनों के पीस करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप देखोगे आए दिन आप देखोगे कभी इजराइल पैलेस्टाइन पे मिसाइल डालता, कभी पैलेस्टाइन इजराइल पे मिसाइल डालता, वही चलते रहता। और पैलेस्टाइन अब कुछ भी हो जाए, इजराइल को शांति से रहने नहीं देगा, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक छोड़ेगा इतने आसानी से, पैलेस्टाइन नहीं छोड़ेगा। और ईस्ट जेरूसलम उसका धार्मिक स्थल है, होली सिटी, वो इतना आसानी से छोड़ने वाला है क्या, नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसका एक ही हल है। और जेरूसलम की बात है तो जेरूसलम को भी थोड़ा डिवाइड कर देना चाहिए, उसमें कुछ कॉन्सोलेशन होना चाहिए। इनकी जो होली सिटी की एरिया इनके इसमें दे दो, इनकी जो होली सिटी की इनका जो होली जो साइट्स है वो एरिया जेरूसलम के इसमें दे दो, इनकी जो होली साइट्स है ये एरिया पैलेस्टाइन के इसमें दे दो। अब देखो इंडिया का अगर अपन देखें, इंडिया और इसराइल का, इंडिया ने पहली बात तो अपोज किया था उसको, यूनाइटेड नेशन को, यूनाइटेड नेशन के इंटरफेरेंस को अपोज किया था। और पहले इंडिया भी उस चीज के अपोज था कि इजराइल आ रहा है, इजराइल अपना स्टेट मांग रहा है, टू स्टेट थ्योरी को इंडिया भी थोड़ा सा अपोज कर रहा था। क्यों? क्योंकि कल जाके कश्मीर का भी इशू ऐसा आ सकता, फिर कल जाके फिर कश्मीर भी बोलेंगे, अगर आज इंडिया ने टू स्टेट थ्योरी को उनके सपोर्ट करा, कल जाके वो बोलेंगे, फिर पाकिस्तान बोलेगा जब तू उनको सपोर्ट करा तो कश्मीर को भी सपोर्ट कर, कश्मीर को भी नहीं रहना है पार्ट, कश्मीर को भी अपना अलग होने दे। जैसा ज्यूज अलग हो गए, ज्यूज को एक अलग ले रहे, पैलेस्टाइन वाले मुस्लिम्स अलग ले रहे, वैसा कश्मीर अलग ले लेगा इंडिया से फिर। इसलिए इंडिया ने कभी सपोर्ट किया नहीं ऑफिशियली। और इंडिया इजराइल के रिलेशन पहले तो इतने कुछ खास थे नहीं, पर 1950 में फिर भी थोड़े से रिलेशन हो गए। जैसा इमिग्रेशन, उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस इजराइल ने इंडिया में एस्टेब्लिश करा था, दिल्ली में इजराइल ने
इमिग्रेशन ऑफिस कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, स्टैब्लिश कर दिया था। उसके बाद में 1992 में एम्बेसी के रिलेशन स्टैब्लिश हो गए थे। मतलब एम्बेसडर जो अपना एम्बेसी वहां पर स्टैब्लिश हो गई इसराइल में, इसराइल की एम्बेसी दिल्ली में हो गई 1992 में। लेकिन 1992 तक के अपन ने कभी इसराइल पे क्लियर स्टैंड लिए नहीं, इसराइल को कभी अपन ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किए नहीं थे। 1992 में एक ऐसा समझ लो आप एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि एम्बेसी स्टैब्लिश कर दिया, नेशन स्टैब्लिश कर दिया। क्यों नहीं कर रहे थे समझ में आ रहा था ना, क्यों इंडिया परेशान था, क्योंकि अगर टू नेशन थ्योरी अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा इसराइल है, यानी टू नेशन थ्योरी हो गई। क्योंकि पैलेस्टाइन को तो अपन ने मानी हुई है, अगर इसराइल को भी मान लिया तो टू नेशन थ्योरी को तो अपने कश्मीर इशू पे रिफ्लेक्ट हो सकता है वो चीज का, इसलिए इंडिया नहीं कर रहा। लेकिन आज ऐसी पोजीशन है कि इसराइल और इंडिया के बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है। इसराइल पैलेस्टाइन के भी अच्छे रिलेशन है, इसराइल इंडिया इसराइल के भी रिलेशन है। अभी आपको मालूम होगा शायद कुछ टाइम पहले जब प्राइम मिनिस्टर इसराइल गए थे, मालूम है इसराइल गए थे, तो पैलेस्टीन भी गए थे, इसराइल भी गए और पैलेस्टीन भी गए, तो दोनों जगह गए। तो मतलब ऐसा बताया इंडिया ने कि भाई हम न्यूट्रल है, हम दोनों कंट्री को इक्वल दर्जा देते हैं। क्योंकि अब ये टाइम बचा नहीं कि वन स्टेट थ्योरी का, अब एक्चुअल में इंडिया को मालूम है टू स्टेट थ्योरी रहने वाली है वहां पर, मतलब एक ये रहेगा एक ये। अब ऐसा तो होने वाला नहीं कि इसराइल आएगा या पैलेस्टाइन, इसलिए अपने को दोनों को, इंडिया का ऐसा इंडिकेशन था कि दोनों को ये सच्चाई अपनानी पड़ेगी।